चलिए, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सेस रूल के बारे में समझ लिया, क्या क्या एक्सेस रूल है। तो आप एक्सेस रूल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सी चीज़ कहाँ एक्सेसिबल है नहीं है ना। और अब इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एरे। एरे, तो एरेज जो टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कमिंग टॉपिक क्या क्या है वो मैं इवन बता भी देता हूँ आपको। जैसे अभी हम एरे पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, राइट। एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक्सेप्शन हो गया, थ्रेड हो गया, ये सब हमारे टॉपिक हैं। इनपुट आउटपुट तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक। तो ये बेसिक जावा के टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एंड देन आपका आईओ हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, फिर नेटवर्किंग हो गया, सॉकेट प्रोग्रामिंग जिसमें आ जाएगा, एंड देन वही AWT, स्विंग, है ना, इवेंट हैंडलिंग। तो ये सब आपके कोर के टॉपिक्स हैं। तो एरे जो कंसेप्ट है, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा ही कंसेप्ट है, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। और आप सब लोग इसको यूज़ अर्लियर आपने किया भी होगा, पहले किसी लैंग्वेज में इवन बनाया भी होगा आपने। तो बताइए भाई, एरे क्या होता है, एरे का क्या यूज़ होता है, कैसे एरे बनाते हैं? कोई कुछ बताए, दो शब्द बताए एरे के बारे में, क्या होता है एरे। सर बताएं। हाँ बताइए। सर जैसे कि ज़्यादा लिखना पड़ता है, कोई नाम स्टोरेज करना पड़ता है, हम्म। तो ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए एरे का यूज किया जाता है। उसे एक ही लाइन में लिख दिया जाता है। ज़्यादा लिखना ना पड़े, हैं। जी सर। तो हेलो हाँ जी बताइए। सर, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एरे में मतलब एक तरह का ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और जो डेटा होता है वो सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा हमें स्टोर करना है, ठीक है, तो उनके लिए हमें मतलब हर एक डेटा मेंबर बनाना होगा। जैसे स्टूडेंट 1 के लिए अलग डेटा बनाना होगा, ठीक है, और स्टूडेंट 2 के लिए भी सेम मतलब डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि जैसे रोल नंबर के लिए पार्टिकुलर डेटा हो गया, नेम के लिए हो गया। तो अगर हमें सेम टाइप का डेटा स्टोर करना होता है तो हम मतलब इतनी सारी ऑब्जेक्ट वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बजाय एरे में उसे स्टोर करा लेते हैं, जिससे हमारा जो कोड लिखना होता है वो ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, सही बात और है। एरे को उसकी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। सो सर्चिंग भी फास्ट हो जाती है। यस सर, शॉर्टिंग, सर्चिंग का वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकते हैं एरे पे। बढ़िया। ये आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एरे इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो एरे को अगर हम डीएस बोलें, एक डेटा स्ट्रक्चर बोलें, तो कोई गलत नहीं है। और ये पहला डेटा स्ट्रक्चर है जो आज आप पढ़ने जा रहे हो। तो आपने कहा सर ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा कंसेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हमें ये बताता है कि यार कैसे हम मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके कम से कम, मतलब कह सकते हो मेमोरी को कंज्यूम करके, कैसे हम कम से कम डेटा को, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कम से कम जगह में रखें, है ना, ऑप्टिमाइज्ड वे में उसे स्टोर करके रखें, ताकि उस पर्टिकुलर डेटा को जब हमें कहीं पे दिखाने की ज़रूरत हो तो हम इजीली उसे दिखा लें, उसको यूज करने की ज़रूरत हो तो इजीली यूज कर लें। ये सब डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ऑप्टिमाइजिंग द डेटा। ये मेनली डेटा का ऑप्टिमाइजेशन हमारे लिए देता है, ठीक है। तो अब आपने कहा डेटा का ऑप्टिमाइजेशन या डेटा को स्टोर करना। देखो, एक सिंपल वर्ड में आपको मैं समझा दूं। जैसे मान लो आपके पास कोई क्लास है, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है। अभी तक आप डेटा कहाँ होल्ड करते आए हो? आप अपने, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसका कोई डेटा आप अभी रखते हो तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में रख लेते हो। बट
एक ऑब्जेक्ट में जब डेटा आप रखते हो तो वो डेटा तो तभी तक होगा जब तक आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और एक ऑब्जेक्ट की भी तो लिमिटेशन है कि वो कितना डेटा संभाल के रख सकती है। एक ऑब्जेक्ट की भी साइज होती है, एक मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज उसकी फिक्स है कि वो कितना डेटा रख सकता है, बट वो ऑप्टिमाइज नहीं करेगा आपके डेटा को। अब हमारे पास बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में डेटा आ रहा है, तो कहाँ रखोगे? डेटाबेस में रखेंगे, जो कि हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन होता है। किसी फाइल में रखेंगे, फाइल हैंडलिंग करके। तो जो फाइल हैंडलिंग है या डेटाबेस है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन है जो आपके डेटा को संभाल के कहीं पे स्टोर करके रखता है। बट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें प्रोग्राम के अंदर ही आपके डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑप्टिमाइज्ड वे में संभाल के रखने का मैकेनिज्म देता है। समझ रहे हो? अब आपने कहा सर क्यों हम अपने डेटा को डेटाबेस में क्यों नहीं रखें, हम अपने प्रोग्राम में क्यों रखें? कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम डेटा डेटाबेस से फेच करते हैं और उसको हमें प्रोग्राम में संभाल के रखना है ताकि उसको हम फर्दर यूज कर पाएँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो और आपने क्या करा, अपने फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल दिए कि हमारे इतने कॉन्टैक्ट हैं। वाया कॉन्टैक्ट कंटेंट मैनेजर होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर जो भी होता है, उसके थ्रू आपने सारे कंटेंट प्रोवाइडर होता है जिसके थ्रू आप सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लिया, फिर संभाल के रखें कहाँ? तो डेटा स्ट्रक्चर तो चाहिए ना उसको संभाल के रखने के लिए। मान लीजिए कि आपने कोई सर्विस चलाई, कोई एपीआई हिट करी सर्वर से डेटा आ रहा है। अब सर्वर से डेटा नहीं, डेटाबेस से डेटा आएगा सर्वर से एपीआई के पास, एपीआई हिट करके प्रोग्राम को दे देगी डेटा। उस डेटा को संभाल के कहाँ रखोगे? तो कुछ ना कुछ तो चाहिए इस डेटा को संभाल के रखेगा, कोई एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए। सर्वर से एपीआई में मान लो डेटा आ रही है किसी भी फॉर्म में, स्ट्रिंग हो सकती है, जेसन हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है। तो उस डेटा को हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में संभाल के रखने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज हमारे लिए होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर ही वो एक तरीका होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑप्टिमाइज्ड वे में, कम से कम जगह यूज करके, कम से कम मेमोरी को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हम संभाल के रखेंगे और साथ ही साथ वो ऑप्टिमाइज्ड होगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम यूज कर लेंगे। अब ये दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो उसमें आपका एरे आता है, लिस्ट आता है, ठीक है, एरे हो गया, लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, ये सब हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। स्टैक हो गया। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका होता है जैसे ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, मैप हो गया, ये सब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो एरे इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे का ये भी डेफिनेशन है। एरे को अगर हम एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलें तो कोई गलत बात नहीं। एरे को आप बिल्कुल सही डेफिनेशन बताया इन्होंने कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये एरे की डेफिनेशन होती है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो एरे क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है? कहता है कि अगर आपके पास प्रोग्राम में कहीं पे भी सिमिलर टाइप का डेटा है तो उस पर्टिकुलर सिमिलर डेटा को एक कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर करने के लिए मुझे आप यूज कर लो। तो ये होता है एरे। आपने कहा कंटिग्यूअस मेमोरी का मतलब क्या होता है? कंटिग्यूअस का मतलब होता है लगातार, ब्रेकलेस, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डेटा को संभाल के रखना, ये एरे का कंसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने प्रोग्राम में डेटा को क्यों संभाल के रखेंगे? भाई प्रोग्राम में डेटा को संभाल के इसलिए रखते हैं ताकि फर्दर जब जरूरत हो उस डेटा को हम यूज कर लें। एपीआई हिट करी, सर्वर से डेटा आया, एपीआई हिट करी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने संभाल के रखे हैं, हिट करा, डेटा आ गया, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे? कोई तो कलेक्शन चाहिए, कोई तो एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो उस डेटा को संभाल के रख ले। और फिर मान लो कि एंड्रॉयड में मुझे दिखाना है, मान लो मुझे वेब पे दिखाना है, वेबसाइट पे दिखाना है, तो एंड्रॉयड में जहाँ दिखाना है, मान लो रिसाइकलर व्यू है या कोई कार्ड व्यू है या कुछ भी है, उसमें उठा के उसको दे देंगे और वो दिख जाएगा। दैट्स इट।
ठीक है, तो ये होती है एरे। एरे इज अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ, देखो वर्ड इसके लिए होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप का मतलब एरे जब भी बनता है तो सेम टाइप का होता है। जैसे मान लो इंटीजर टाइप का एरे बनाया तो वो इंटीजर टाइप का ही डेटा संभाल के रखेगा। अगर फ्लोट टाइप का एरे बनाया तो वो फ्लोट डेटा संभाल के रखेगा, है ना। स्टूडेंट टाइप का एरे बनाया तो स्टूडेंट के ही ऑब्जेक्ट को संभाल के रखेगा। मतलब एरे में कोई जरूरी नहीं है कि प्रिमिटिव डेटा ही हो, प्रिमिटिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बट सेम टाइप का होगा, जिस टाइप का एरे बनाओगे उसी टाइप का ही डेटा संभाल के रखेगा। ये एरे का एक कह सकते हो ड्रॉबैक है कि अगर आपने एरे बनाया स्ट्रिंग का तो इट कैन ओनली स्टोर द स्ट्रिंग डेटा। सिमिलर होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा संभाल के रखता है, नॉट हेट्रोजीनियस, डिफरेंट टाइप के नहीं, सेम टाइप के डेटा ओनली, ठीक है। अगर आपको यही चीज क्या चाहिए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं आप डिफरेंट टाइप का भी डेटा संभाल के रख लो, तो आपको एक कदम और आगे पढ़ना पड़ेगा जावा में। एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर का दूसरा रूप जावा में दिया गया जो जेडीके 1.2 में लॉन्च करा गया, ठीक है, 1.2 में लॉन्च करा गया, और उसी का नाम है कलेक्शन। तो कलेक्शन नाम का कंसेप्ट दिया गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क, और वो भी डेटा स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो कलेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें नई नई क्लासेस पढ़ोगे, जहां पे एक फायदा मिल जाता है जो कि एरे में नहीं होता है, और वो फायदा होता है कि एरे में ओनली होमोजीनियस डेटा होता है, लेकिन कलेक्शंस के अंदर नई क्लासेस हैं। जैसे एरे की जगह पे एरे लिस्ट मिलेगा, लिंक लिस्ट मिलेगा, स्टैक मिलेगा, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, पूरा डेटा स्ट्रक्चर के सारे चीज़ें पढ़ेंगे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर, क्यू, मैप, ट्री, सब कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे। कंपरेबल, कंपरेटर, शॉर्टिंग, सफलिंग, जो करना है सब वहाँ करो। और वहाँ पे इसका एडवांटेज मिल जाता है कि वहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप का डेटा रख सकते हो। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे कि बताओ एरे और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, और क्यों हम कलेक्शन यूज करते हैं, हम क्यों एरे नहीं यूज करते हैं। तो आप बोलोगे कि एरे में ओनली होमोजीनियस डेटा होता है, उसका रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, बस कलेक्शन में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों टाइप का डेटा हो सकता है। और एरे में एक बार आप जो साइज दे देते हो, वंस यू आर डिफाइनिंग द साइज ऑफ एरे, it become fixed in a whole program. But in collection we can have dynamically increase the size of array list and linked list, जो भी चीज़ें हैं वहाँ डायनेमिकली साइज बढ़ जाती है, ठीक है। वो डायनेमिक एरे होते हैं, इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि जो आप जब एंड्रॉयड ऐप बनाते हो या कुछ वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ एरे कम यूज़ होता है रेदर देन एरे लिस्ट ज़्यादा यूज़ होता है। बट हाँ, कहीं ज़रूरत पड़ गई छोटे मोटे काम के लिए तो यूज़ कर लो भाई एरे को, ठीक है। कलेक्शन की बाद में करेंगे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि एरे इज अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर टू डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में संभाल के रखे, ऑर्गेनाइज्ड वे में संभाल के रखे। हमें प्रोग्रामिंग में ऐसी ज़रूरत पड़ती है, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। और डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट में कैटेगराइज है, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर बहुत सारे होते हैं, एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, ठीक है, बहुत सारे आपके डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। और नॉन लीनियर में आपका ग्राफ, मैप वगैरह आते हैं। तो एरे इज अ पार्ट ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज अ होमोजीनियस और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये सेम टाइप के डेटा को एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराता है। ये हमें फैसिलिटी देता है कि बहुत सारे सेम टाइप के अगर आपके पास डेटा है तो उसको एक कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में एक के बाद एक आप संभाल के रख सकते हो, ठीक है। ये होता है एरे। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक और यूज आपको बताता हूँ कि क्यों करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि आपको एक बल्ब नाम की क्लास बनानी है, और बल्ब क्लास में ये लेना है, 3 टाइप के सेम बल्ब बनाने हैं, 3 टाइप के डिफरेंट बल्ब बनाने हैं।
या मान लो मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल छोड़ो, मैंने आपको कह दिया कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं और जितने स्टूडेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके दिखाओ। तो मान लो आपके कॉलेज में 3 स्टूडेंट हैं तो 3 ऑब्जेक्ट बना के दिखा दोगे। बट मान लो आपके कॉलेज में 300 स्टूडेंट हैं, मान लो आपके कॉलेज में 300 स्टूडेंट हैं, तो 300 स्टूडेंट के लिए आप 300 ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मेमोरी ज़्यादा लग जाएगी, लेंथ ऑफ कोड एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप 300 साइज का एक एरे बना सकते हो। मान लो कोई GUI एप्लीकेशन बना रहे हो, मान लो कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो जिसमें आपको 400 बटन चाहिए, 30 बटन चाहिए, 30 बटन के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाओगे, 30 बटन का एक एरे क्रिएट कर लोगे और उस एरे में एक एक करके डेटा इनिशियलाइज कर दोगे। तो एरे में क्या होता है, एक सिंगल मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उसी सिंगल मेमोरी को आप फर्दर कह सकते हो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हो और उसको यूज कर लेते हो। 300 अलग अलग ऑब्जेक्ट न बना के एक ऑब्जेक्ट में 300 डब्बे बना दिए जाएंगे, ऐसे समझ लो। अब क्वेश्चन है कि बनेगा कैसे, वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट फायदा समझ लो कि करना क्या है। तो एरे को यूज करने से फायदा हो जाता है, कोड की लेंथ रिड्यूस हो जाती है। आप मुझे बताओ कि आपके बुक्स में इंडेक्सिंग होती है, क्यों होती है? ताकि आप किसी भी टॉपिक पे जंप करना हो तो इजीली इंडेक्स को देख के आप जंप कर सको। एरे में इंडेक्सिंग मेंटेन होती है, इंडेक्सिंग से हम किसी भी एलिमेंट को फर्दर सर्च कर सकते हैं इफिशिएंट वे में, है ना। सर्चिंग, सफलिंग, शॉर्टिंग जो भी करना है जल्दी कर सकते हो, इंडेक्स पता होता है ना। तो एरे में इंडेक्स मेंटेन होता है। तो इसका मेमोरी कोड ऑप्टिमाइज होती है, मेमोरी ऑप्टिमाइज होती है, लेंथ ऑफ कोड रिड्यूस हो जाती है, सर्चिंग फास्ट जाती है, एन नंबर ऑफ एडवांटेज हो जाते हैं आपके एरे के यूज से, एरे के मदद से। एरेज जावा के अंदर, एरे सी के अंदर, एरे .NET के अंदर, एरे किसी और लैंग्वेज के अंदर, सबके अंदर यही चीज़ होती है, सब जगह कंसेप्ट एक ही है, बट बनाने का सिंटैक्स बदल जाता है। सी में एरे का सिंटैक्स अलग है, जावा में एरे का सिंटैक्स, वही सिंटैक्स ही मुझे समझाना है। अगर आप थोड़ा सा सी पढ़े हो तो आपको आता होगा, नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हर लैंग्वेज में होती है, ये सब में पढ़ाया जाता है। स्ट्रिंग यहाँ पे भी है और C++ में भी है, सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिंटैक्स बदलता है। तो सी के अंदर एरे स्टैटिक होता था, जावा के अंदर एरे डायनेमिक होता है, और जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होता है। जावा में चाहे एरे हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो थ्रेड होगा, चाहे वो एक्सेप्शन होगा, चाहे कोई भी टॉपिक आप जावा में आगे पढ़ोगे, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होने की कोशिश करेगी और होती भी है। तो एरे इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है। तो एरे बनाते कैसे हैं? बहुत आसान सा सिंबल है, बहुत आसान सा सिंटैक्स है। एरे को बनाने के लिए एक होता है 2 स्टेप का प्रोसेस, एक होता है 1 ही स्टेप का प्रोसेस। तो 1 स्टेप के प्रोसेस में एरे का पहले डिक्लेरेशन होता है, फिर इनिशियलाइजेशन होता है। तो आप जो भी आपके पास डेटा टाइप है, डेटा टाइप आप वो लगा लीजिए, एंड देन उसके बाद आप वेरिएबल लगा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे आप, एरे का साइज, यही एरे का साइन होता है बेसिकली, और यहाँ पे दे दीजिए साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो यही ये इसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। ये सी में ऐसे एरे बनाते थे, ठीक है। जैसे डेटा टाइप लगा दिया इंट, वेरिएबल ले लिया x, और यहीं पे दे दिया हमने साइज। जावा में एरे बनाओगे ये एरर हो जाएगा, तुरंत ये चलेगा ही नहीं। यहाँ हम साइज नहीं देते हैं, बस ऐसे अगर डिक्लेयर कर देते हैं ठीक है। साइज हम यहाँ तुरंत नहीं दे सकते, हम किसी भी डेटा एरे को बनाने के टाइम पे यहाँ पे हम साइज नहीं देते हैं। हाँ, अगर इसको डिक्लेयर कर रहे हो केवल तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन करने के लिए फिर से आप वेरिएबल का नाम लिखिए, वेर नेम, और इज इक्वल्स टू न्यू करके ऑब्जेक्ट बनता है इसका। फिर डेटा टाइप लगाइए, डेटा टाइप लगा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे एरे का साइन, एंड देन यहाँ पे दे दीजिए आप साइज। यहाँ पे आप साइज ऑफ एरे पास करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एरे बनाना है, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा x इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हमने दे दिया साइज से मैंने दे दिया 12। तो ये हमारा एरे बन गया, 12 साइज का एरे बन गया, और जिसका टाइप हो गया इंटीजर, ठीक है। इसको एक लाइन में लिखना है, ये तो 2 लाइन में हमने लिखा, एक लाइन में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो इंट x, और उसके बाद x इज इक्वल्स टू न्यू इंट,
और यहाँ पे दे दिया आपने एरे का साइज। जो एरे का साइज आप दे देते हो एक बार, वो फिक्स हो जाता है, वो दोबारा चेंज नहीं होता है, वो इंक्रीज नहीं हो सकता डायनेमिकली, ठीक है, डिक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज भी नहीं होगा कि घट जाएगा अपने आप, नहीं, जो दे दिया आपने साइज वो फिक्स हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे लिस्ट पढ़ते हैं, कलेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये एरे बना दिया 12 साइज का। तो अगर आपने 12 साइज का एरे बना दिया तो फिर मेमोरी में ये क्या करता है, आपके हीप मेमोरी एरिया के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक सिंगल मेमोरी बन जाती है, ठीक है। हीप मेमोरी एरिया है, उसके अंदर एक सिंगल मेमोरी बन जाएगी और जिसका साइज होगा 12, और उसका एक प्रॉपर इंडेक्सिंग मेंटेन हो जाएगी इस तरह से, ऐसे ये एक इंडेक्स है, ठीक है, ये अगला एक इंडेक्स है, ठीक है, ये अगला एक इंडेक्स है, इस तरह से इंडेक्सिंग मेंटेन हो जाएगी। ये कहाँ तक जाएगा, ये पूरा 12 जाएगा, 0 से लेके 11, 0 से लेके 11 तक, ठीक है, इस तरह से ये कंटिग्यूअस फॉर्म में होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो बना लीजिए, इसमें क्या है, आप आईडी ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और न्यू करके हमने यहाँ से एक क्लास बना लिया, एरे डेमो, ठीक है, मेन मेथड बन गया। इसको मैंने बड़ा कर दिया, देखिए ऐसे अब मैं इंटीजर बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटीजर ही लिखा जाएगा हमेशा। इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, हाथी, घोड़ा, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, किसी भी टाइप का एरे बन सकता है, वो टाइप होना जरूरी है। अब मैं यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट, तो भी वैलिड है, लेकिन स्टूडेंट तो होना तो चाहिए, स्टूडेंट एक क्लास है, क्लास होना चाहिए ना, नीचे क्लास बना लो, दिस इज अ क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टाइप का भी एरे बन जाएगा, डजंट मैटर। ये नहीं है कि ये कोई गलत वाली बात है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट लीजिए, स्टूडेंट टाइप का एरे बन गया। यहाँ पे साइज दोगे तुरंत एरर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, एरर यहाँ नहीं देंगे। अब अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज टू न्यू और फिर स्टूडेंट, तो कई लोग तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, इसको 2 स्टेप में लिखा मैंने, क्यों 2 स्टेप में लिखोगे, एक ही स्टेप में लिख दे, इसको हटा दें, ठीक है। यहाँ पे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो सर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट कभी ऐसा बनता है क्या, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है स्टूडेंट क्लास का, लिखते हैं हम न्यू और फिर लिखते हैं स्टूडेंट और ऐसे लगाते हैं पैरेंथेसिस, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, समझे, इससे थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो एरे है। तो फिर आपने कहा ये न्यू क्या लिखा हुआ है, फिर ये इसके आगे ये क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है, तो इसी को समझना है, इसी को समझ गए तो फिर एरे पूरा समझ गए, और कुछ होता नहीं है एरे। तो यहाँ स्टूडेंट लिखो, यहाँ इंट लिखो, यहाँ कुछ भी लिखो, यहाँ इंट लिखने से इसका मतलब ये नहीं कि इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो कई बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन में पूछ भी लेता है आपसे कि ये मुझे बताओ कि ये एरे जो आप बना रहे हो इसका क्या मतलब होता है, एरे जावा में ऐसा क्यों बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई ध्यान से समझिएगा कि जब आप एरे का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक्चुअली जावा के अंदर एक क्लास होती है प्रॉक्सी क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो एरे के क्रिएशन में प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट का रोल होता है, प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। जावा में एक प्रॉक्सी क्लास होती है, आपने कहा प्रॉक्सी क्लास क्या होती है, प्रॉक्सी क्लास बेसिकली फेक क्लास होती है, जो क्लास एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है जावा में। जो जावा का जो कंपाइलर है वो रन टाइम पे उसका इंफॉर्मेशन आपके बाइट कोड में डालता है और जेवीएम उस क्लास का, कह सकते हैं उस क्लास को रन टाइम पे ही मतलब उसका क्रिएशन करता है और रन टाइम पे उसका ऑब्जेक्ट भी बना देता है। तो वो क्लास जो कि जावा में एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज़ प्रॉक्सी क्लास। जैसे आप कॉलेजेस में प्रॉक्सी मारते हो कि भाई आपका फ्रेंड है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने उसका सिग्नेचर मार दिया, तो बिल्कुल उसी तरह से। और ये प्रॉक्सी क्लास रन टाइम पे बनती है। तो ये जो न्यू लिखा गया है वो उस प्रॉक्सी क्लास के लिए लिखा गया है जो आपको क्लास दिख नहीं रहा है। तो फिर आपने कहा ये इंट आगे पीछे क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है।
इंट ये बता रहा है कि उस प्रॉक्सी क्लास का टाइप इंट होगा। समझ में आई बात? तो उसका मतलब उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए न्यू लिखा हुआ है ये, उस प्रॉक्सी क्लास के लिए न्यू लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये बता रहा है कि भाई वो उस प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएगा उसका टाइप इंट होगा। इंट के लिए प्रॉक्सी क्लास बनाना है जिसका साइज 12 होगा। समझ में आई बात? और उस प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, दैट इज एक्स। तो अगर आप एक्स को प्रिंट करोगे तो आपको वो आईडी प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखिए, एक्स को जब प्रिंट करोगे ना आप, तो यहाँ पे आ गया ये बड़ा वाला ब्रैकेट आई @ हैश कोड, ये रेफरेंस आईडी है। ये जो रेफरेंस आईडी है उस प्रॉक्सी क्लास के ऑब्जेक्ट की है। वो प्रॉक्सी क्लास जो इस नाम से कोई क्लास जावा में आप खोजोगे तो जावा में मिलेगा नहीं ये क्लास, क्योंकि ये तो रन टाइम पे बनती है, ठीक है। और वो एक मेमोरी एलोकेट कर चुकी है 12 साइज का, जिसमें आप वैल्यू एक एक करके देते जाओ। ऐसे मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, ठीक है। जिसमें ये जो मेमोरी है, ये जो इंडेक्स है, इसको हम बोलेंगे x का 0th इंडेक्स, यानी कि x ऑफ 0, ऐसे x ऑफ 0, ये x का 0 इंडेक्स है। इसके बाद वाला जो है x का 1 इंडेक्स है। इसके बाद वाला x का ये 1 इंडेक्स है, दिस इज 1 इंडेक्स। ये इसी तरह से 1 2 3 4 एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होते हुए 11 तक जाएगी, तभी तो 0 से 11 12 माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एरे बनता है। बताइए, क्लियर है? हाँ जी, यस सर, एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर आप कह रहे थे कि एरे में हम लोग जैसे बटन बनाने तो उसका क्लिक लिस्टनर सेव कर सकते हैं, तो सर एक ही क्लिक लिस्टनर सेव होगा ना एरे में, एक ही टाइप का? ऐसा, हाँ, मतलब जिस टाइप का एरे बना, जैसे मैंने इंटीजर टाइप का एरे बना दिया, तो इसका मतलब मैं इंटीजर ही वैल्यूज मैं कितना दे सकता हूँ, ऐसे जितने मैंने एरे बनाया है। मैंने जैसे बनाया, मैंने यहाँ दे दिया 0 पोजीशन पे 10 चला जाए, ठीक है। ऐसे ही 1 पोजीशन पे 20 चला जाए। अब मुझे 11 टाइम ऐसे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा दिया, एक मिनट रुकिए, मैंने कहा कि भैया ये 1 पोजीशन पे ये वैल्यू स्टोर हो जाए। इस तरह से आप एक एक करके किसी भी इंडेक्स पे जंप कर सकते हो। आपने कहा नहीं भाई 23 पोजीशन पे ये चला जाए, तो 23 पोजीशन तो है ही नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा कि भैया एरे के इंडेक्स से ज़्यादा जा रहे हो आप, ठीक है। व्हाटएवर, ऐसे दे सकते हो। और देने के बाद अब एक एक करके अगर आप वैल्यू फेच करना चाहते हो तो system.out.println में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x के 3 पोजीशन की वैल्यू आ जाए तो मुझे 34 प्रिंट करके दिखा देगा यहाँ पे। और मुझे अगर सारी वैल्यू प्रिंट करके देखनी है, अगर मैं ऐसे ही और भी इंडेक्स की वैल्यू दे दूँ, जैसे मैं 4 5 6 इंडेक्स पे भी ऐसे वैल्यू दे दूँ, तो मैं फॉर लूप चला के फॉर इंट i = 0, ठीक है, i is less than इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, लेस देन कहाँ तक जाना है 12 ना, तो मैं x डॉट लेंथ लिख दूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, और i++, ठीक है। और system.out.println में हमने यहाँ पे लिख दिया x ऑफ, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, i, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगा। जहाँ हमने वैल्यू नहीं दिया होगा वहाँ 0 आ जाएगा। तो यानी कि 12 पे 0 चला गया, यानी कि इस इंडेक्स पे यहाँ पे 0 चला गया, यहाँ पे सॉरी 12 चला गया, वेरी सॉरी, यहाँ 12 चला गया। क्या दिया था मैंने, 12 भी दिया था, हाँ 12 दे दिया था। 0 इंडेक्स पे 12, 1 इंडेक्स पे क्या दिया था 23, तो यहाँ 23 चला जाए। इस तरह से जाके स्टोर होता है। अब अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया, इंट वैल्यू डाला, कल को स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या डालते, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड करते, और क्या, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करते उसके अंदर। बटन क्लास का बनाते तो बटन टाइप का ऐड ही, केवल बटन टाइप का ऑब्जेक्ट ही ऐड करते उसके अंदर। तो ऐसी कहानी है। बाकी ये जो लेंथ है ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। लोग सोचते हैं कि ये लेंथ मेथड है, अगर मेथड होता तो ऐसे नहीं कॉल होता। ये उसी प्रॉक्सी क्लास का डेटा मेंबर है, क्योंकि उसी के रेफरेंस पे यहाँ पे ये कॉल हो रहा है।
इट इज अ डेटा मेंबर ऑफ प्रॉक्सी क्लास। ऐसे एक तो तरीका होता है एरे बनाने का, ये एक दूसरा भी तरीका बताऊं आपको। ऐसे आप लिख दो इंट और फिर लिख दो y, फिर एरे का सिंबल इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे एरे में वैल्यू दे दो। तो यहाँ पे आप जो एरे बना रहे हो यहाँ पे साइज दे रहे हो और फिर उसके बाद आप उसमें वैल्यू एक एक करके दे रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, जितनी आप वैल्यू दे रहे हो उतनी एरे की साइज, जितनी वैल्यू आप डाल रहे हो ना यहाँ पे उतनी एरे की साइज। ठीक है, ऐसे भी एरे बन जाता है। अनदर वे, दिस इज इम्प्लिसिट अप्रोच विदाउट न्यू वाला अप्रोच, एंड दिस इज एक्सप्लिसिट अप्रोच दैट इज कॉल्ड न्यू वाला अप्रोच, क्योंकि यहाँ एक्सप्लिसिटली हम न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। अब आपका क्वेश्चन पूछ लो, क्या पूछना है आगे फिर बताऊं। किसी का कोई क्वेश्चन? समझे दीपक? यस सर। तो मतलब जैसे क्लिक लिसनर कोई सेट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट ही जाएगा। सर हाँ, सर यहाँ पर न्यू इंट लिखे हैं तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ न्यू इंट के जगह पे न्यू क्या लिखना चाहते हो? कुछ भी? तो कुछ भी, कोई चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या लिखना चाहते हो बताओ? जैसे मानते हैं स्टूडेंट यहाँ पर लिख दें, स्टूडेंट लिख तो दो। उसके लिए क्लास, तो उसके लिए क्लास बनाना ना पड़ेगा। क्लास बनाना पड़ेगा और क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 12, 30, 40 ऐसे ऐड किया है, ऐसे करना पड़ेगा। जी सर। ठीक जी सर।